Okay, everyone. Starting with chapter number 2, unit number 1, that is theory of demand. Now listen, ये चैप्टर में अपने को कवर करनी है 3 यूनिट्स। पहली यूनिट है अबाउट डिमांड, दूसरी है कंज्यूमर बिहेवियर और तीसरी है सप्लाई। अगर तुम इम्पोर्टेंट यूनिट्स की बात करो तो ये दोनों यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट 1 एंड यूनिट 2 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, यूनिट 3 डिमांड के ही सिमिलर यूनिट है, तो अगर डिमांड वाली यूनिट अच्छे से कर ली तो ऑटोमेटिकली सप्लाई वाला यूनिट भी काफी कुछ कवर हो ही जाता है। ओके, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग दैट इज डिमांड। अब ये वाली यूनिट का अगर बात करें तो दिस इज मेनली अबाउट डिमांड क्या होता है, किन कारणों से डिमांड चेंज होता है, व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड, और उसके बाद हम देखते हैं इसमें 4 तरह की इलास्टिसिटी। अगर ये वाला यूनिट अच्छे से आ गया तो ऑटोमेटिकली यूनिट 3 आ ही जाता है, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। अब सबसे पहली टर्म जो आती है वो है डिमांड होती क्या है, एंड इसमें 2 टर्म्स अलाइन होती है, डिमांड वर्सेस क्वांटिटी डिमांडेड। नाउ लिसन, व्हाट इज डिमांड? डिमांड का मतलब होता है क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस that a consumer is able and willing to offer for sale at different possible prices. Sorry, able and willing to purchase at different possible prices during a given period of time. Now listen, अलग अलग प्राइसेस पर तुम एज अ कंज्यूमर कितना अलग क्वांटिटी डिमांड करोगे, व्हाट आर द डिफरेंट क्वांटिटीज यू विल बी परचेजिंग, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डिमांड। अब डिमांड करने के लिए सिर्फ एबिलिटी होना जरूरी नहीं है, इच्छा भी होनी चाहिए, और सिर्फ इच्छा होना जरूरी नहीं है, एबिलिटी भी होनी चाहिए। ओके, तुम BMW खरीदना चाहते हो लेकिन उसके लिए तुम्हारे पास इतने पैसे होने चाहिए, यानी कि वन थिंग इज एबिलिटी, पैसे होना, और अनदर थिंग इज विलिंगनेस, इच्छा होना। जब ये दोनों चीज कंबाइन होती है तभी तुम डिमांड कर पाते हो। एम आई क्लियर? तो व्हाट इज द डेफिनेशन? अलग अलग क्वांटिटी पे कितना अलग, सॉरी, अलग अलग प्राइस पे कितना अलग अलग क्वांटिटी एक कंज्यूमर एबल एंड विलिंग है टू परचेज ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी और सर्विस। ठीक है, वो डिमांड है। लेकिन जब क्वांटिटी डिमांडेड को डिफाइन किया जाता है तो इट रेफर्स टू quantity of a commodity or service that a consumer is able and willing to purchase at particular price at a particular price during a given period of time. पूरी डेफिनेशन डिट्टो सेम है, बस 2 टर्म्स में फर्क है, एक पर्टिकुलर प्राइस और एक पर्टिकुलर क्वांटिटी। इसकी बात की जाए तो ये क्वांटिटी डिमांडेड होता है, लेकिन अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग क्वांटिटीज की बात की जाए तो ये डिमांड होता है। अब ये दोनों ही क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट कैसे हैं? दीज आर फ्लो कॉन्सेप्ट। ऐसी चीजें जो पीरियड ऑफ टाइम की बात करती है उन्हें फ्लो बोला जाता है, और जो पॉइंट ऑफ टाइम की बात करती है उन्हें स्टॉक कॉन्सेप्ट बोला जाता है। अब क्योंकि डिमांड हो या क्वांटिटी डिमांडेड हो, दोनों ही एक पीरियड ऑफ टाइम कवर कर रहे हैं, दैट इज व्हाई दीज कॉन्सेप्ट्स आर फ्लो। अब डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में बेसिक डिफरेंस ही वो है कि एक पर्टिकुलर प्राइस और पर्टिकुलर क्वांटिटी की बात की जाए तो वो क्वांटिटी डिमांडेड होता है, और अलग अलग प्राइसेस और अलग अलग क्वांटिटीज की बात की जाए तो वो डिमांड होता है। अरे हाँ,
लेकिन तुम्हारा मॉड्यूल ऐसा नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन है तुम्हारे मॉड्यूल में डिमांड रेफर्स टू। इनफैक्ट मॉड्यूल ने भी अपने नोट्स में कोई क्लियर डिफरेंशिएशन नहीं किया है बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड। लॉजिकली दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। ओके, लेकिन डिमांड रेफर्स टू में उन लोगों ने 3 बकवास ऑप्शन दिए हैं और डी ऑप्शन में क्वांटिटी डिमांडेड की डेफिनेशन देके रखी है। तो बेटा वो भी क्या है? वो ही सही ऑप्शन है, क्योंकि डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड को ये लोग इंटरचेंजेबली यूज कर रहे हैं। एंड सेम थिंग अप्लाइज विथ सप्लाई ऑल्सो। सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाइड को भी क्या हो रहा है? इंटरचेंजेबली यूज किया जा रहा है। बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं किया गया है। Am I clear? पक्का? रिपीट करो यार, बताओ डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में बेसिक डिफरेंस ही क्या है? एक पर्टिकुलर प्राइस और एक पर्टिकुलर क्वांटिटी की बात कौन सा करता है? और अलग अलग प्राइसेस और अलग अलग क्वांटिटीज की बात करता है डिमांड। ठीक है, दोनों ही कैसे कॉन्सेप्ट है? फ्लो कॉन्सेप्ट है। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट थिंग दैट इज डिमांड स्केड्यूल। बेटा ये शायद पेज 12 पे देखे रखा है, एक बार चेक कर लूं। नहीं, लॉ ऑफ डिमांड वाला नहीं यार। डिमांड कर्व की शायद जगह दी हुई है, लेकिन डिमांड स्केड्यूल की नहीं दी है, कुछ ऐसा है। डिमांड कर्व की डेफिनेशन दी हुई है, 3 ग्राफ दिए हुए हैं, लेकिन उसी के ये पेज 12 पे देके रखा है ना। तो बेटा पेज नंबर 12 पे ही उसके पास के ब्लैंक पेज पे डिमांड स्केड्यूल लिख लो। डिमांड कर्व थोड़ा आगे दे दिया है, लेकिन वो आइडियली थोड़ा पीछे आना चाहिए था। और डिमांड स्केड्यूल की अलग से जगह नहीं है, तो तुम प्लीज लिख लो। डिमांड स्केड्यूल क्या होता है? पर टेबल, टेबल किसके बीच में रिलेशन बताते हुए? रिप्रेजेंटिंग रिलेशन बिटवीन व्हाट? प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। कृपया ध्यान दें, मैक्सिमम टाइम हर डेफिनेशन में जो शब्द यूज हो रहा है दैट इज नॉट डिमांड, दैट इज बेसिकली व्हाट? क्वांटिटी डिमांडेड। एम आई क्लियर विद दिस? अरे बोलो। अब जो डिमांड स्केड्यूल होता है, डिमांड स्केड्यूल वो एक टेबल है जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच का रिलेशन बता रही है। अब ये 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल और मार्केट डिमांड स्केड्यूल। इंडिविजुअल मतलब एक इंडिविजुअल कंज्यूमर का प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशन निकाला जाता है, तो वह इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल है। लेकिन जब सारे कंज्यूमर्स, एक पर्टिकुलर मार्केट के सारे कंज्यूमर्स के प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच का रिलेशन निकाला जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? मार्केट डिमांड स्केड्यूल। अब से फॉर एग्जांपल 2 कंज्यूमर्स हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी। ये दोनों ही पल्स टॉफी खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? पल्स टॉफी। तो प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगी, तुम बताओ, मिस्टर ए अपनी डिमांड कम करेंगे या बढ़ा देंगे? प्राइस बढ़ने पे पहले एक पल्स टॉफी 1 रुपए की आती थी, पी एक्स मतलब प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। हमारे एग्जाम्पल में वो एक्स कमोडिटी पल्स टॉफी है। अब अगर 1 रुपए की प्राइस है तो क्वांटिटी डिमांडेड है, से फॉर एग्जाम्पल 30 यूनिट्स। 2 की प्राइस पे कितना हो जाएगा? कम हो जाएगा, 20 यूनिट। और 3 की प्राइस पे 10 यूनिट। बेटा ऐसा जरूरी है क्या कि ये गैप कांस्टेंट चले? 1 पे 30 है तो 2 पे 20 रहेगा, 3 पे 10 रहेगा। 11वीं में पढ़ा है तुमने ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 11वीं में सिलेबस का कंस्ट्रेंट था कि तुम्हें स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही कवर किए गए हैं, क्योंकि बच्चों के लिए वो इजी रखने थे। यहाँ पे ऐसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। तुमको लॉ में ये बोला जाता है, मतलब इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमांड में, कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इन जनरल उल्टा रिलेशन होता है।
प्राइस बढ़ेगी, कोई चीज महंगी हो जाएगी तो जनरली एज अ कस्टमर तुम अपनी डिमांड कम कर लोगे, जो लॉजिकली भी सही है। ओके, लेकिन कितने से कम करोगे ये किसी ने नहीं बताया। तो यहाँ पे अगर 10 की जगह डायरेक्ट 0 भी आ जाए तो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 3 रुपए के प्राइस पे तुम एक भी यूनिट नहीं खरीदना चाहते पल्स टॉफी की। एम आई क्लियर? तो इफ दे आस्क यू एट सम टाइम कि क्या किसी पर्टिकुलर प्राइस पे आपका क्वांटिटी डिमांडेड 0 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। नहीं खरीदना चाहती मैं 3 रुपए की प्राइस में पल्स टॉफी। एम आई क्लियर? तो जनरली प्राइस बढ़ने पे क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाता है, 40, 15, 5। लेकिन कितने से कम होता है इसके बारे में किसी ने हमको कुछ क्लियर नहीं किया है। क्लियर? अब अगर मार्केट में से फॉर एग्जांपल ये दो ही कस्टमर थे, मिस्टर ए और मिस्टर बी, जो पल्स टॉफी खरीदते हैं, उसके अलावा और कोई कस्टमर नहीं है, तो बताओ 1 रुपए के प्राइस पे कितनी डिमांड है पल्स टॉफी की? अरे 40 प्लस 30 कितना हो गया? 70। दो ही कस्टमर है पूरे मार्केट में, तो इंडिविजुअल डिमांड को ऐड करते जाओगे तो मार्केट डिमांड मिल जाएगी। 2 रुपए की प्राइस पे कितना हो गया? 20 प्लस 15, 35। 3 रुपए की प्राइस पे कितना हो गया? 10 प्लस 5। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है मार्केट डिमांड भी कम होते जा रही है। अब जो तुम्हें पेज नंबर 12 पे डिमांड कर्व की जगह देके रखी है, वहां पे तुम फटाफट से डिमांड कर्व प्लॉट करो। वाई एक्सिस पे डिमांड कर्व में आता है प्राइस, और एक्स एक्सिस पे डिमांड कर्व पे आता है क्वांटिटी डिमांडेड। तो अगर तुम्हें डिमांड कर्व को डिफाइन करने को बोला जाए, क्या होता है डिमांड कर्व? शेड्यूल टेबल था तो कर्व क्या होएगा? ग्राफ। इट इज अ ग्राफ रिप्रेजेंटिंग रिलेशन बिटवीन व्हाट? प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कंज्यूमर की बात होगी तो वो इंडिविजुअल डिमांड कर्व है, एंड ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स ऑफ मार्केट की बात हो रही है तो वो कैसा डिमांड कर्व है? मार्केट डिमांड कर्व। एम आई क्लियर? ठीक है, तो अब प्लॉटिंग करते हैं यार। सबसे पहले मिस्टर ए का डिमांड कर्व। प्राइस अपन ने ली है 1, 2, 3। क्वांटिटी डिमांडेड में मैं 10 का गैप रख रही हूँ। ₹1 की प्राइस पे 30 का क्वांटिटी डिमांडेड है, तो 1 के सामने 30 के ऊपर पहला पॉइंट। 2 की प्राइस पे 20 और 3 की प्राइस पे 10। ये तुम्हारा पहला डिमांड कर्व है D1 D1। ये मिस्टर ए का डिमांड कर्व है। सेकंड, मिस्टर बी का डिमांड कर्व। 1 की प्राइस पे 40 का क्वांटिटी डिमांडेड है, 2 की प्राइस पे 15 का क्वांटिटी डिमांडेड है, और 3 की प्राइस पे 5 का क्वांटिटी डिमांडेड है। इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करो तो ये हो जाता है D2 D2। एंड फाइनली मार्केट डिमांड कर्व को प्लॉट किया तो 1 की प्राइस पे 70 का क्वांटिटी डिमांडेड है, 2 की प्राइस पे 35 का क्वांटिटी डिमांडेड है, और 3 की प्राइस पे 15 का क्वांटिटी डिमांडेड है। When I join all these points, I get the third demand curve, जो मार्केट का डिमांड कर्व है, that is D3 D3। अब बेटा लॉजिकली प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे, और क्वांटिटी डिमांडेड इस पे डिपेंड कर रहा है। प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम हो गई तो डिमांड बढ़ जाएगी, यानी प्राइस पे डिमांड डिपेंड करता है। तो प्राइस इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिमांड उस पर डिपेंड कर रहा है। मैथमेटिकली स्पीकिंग
जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक्स एक्सिस पे आता है, यानी कि प्राइस आइडियली एक्स एक्सिस पर आना चाहिए, लेकिन इकोनॉमिक्स ने कुछ गड़बड़ की है। प्राइस को इन लोगों ने किस पे रख दिया है? वाई एक्सिस पे। ठीक है, जिससे मैथमेटिशियंस को काफी प्रॉब्लम है कि वाई प्राइस इज ऑन वाई एक्सिस, लेकिन ये गलती एज इट इज कंटिन्यू हो रही है काफी टाइम से, कोई चेंज किया नहीं गया है। एंड दैट इज व्हाई हम प्राइस हमेशा वाई एक्सिस पे लेते हैं और एक्स एक्सिस पे लेते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है बेटा, तीनों ग्राफ देख के एक चीज बड़ी क्लियर है। क्या क्लियर है? ग्राफ अपवर्ड स्लोपिंग बनता है डाउनवर्ड? बेटा ग्राफ हमेशा लेफ्ट से राइट पढ़ा जाता है, लेफ्ट से राइट। तो यहां से इधर जा रहे हैं तो ग्राफ गिर रहा है नीचे। अरे हाँ या ना? तो पहला कंक्लूजन यू गेट इज, वहां पे लिखो एक लाइन, डिमांड कर्व इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ऑलवेज मत लिखना, डिमांड कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ, क्योंकि इकोनॉमिक्स के हर लॉ के तुम्हें कुछ ना कुछ एक्सेप्शन मिल ही जाएंगे। सेकेंड पॉइंट, मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व is a horizontal summation. Market demand curve is a horizontal summation of individual demand curves. Market demand curve is a horizontal summation of individual demand curves. क्या मतलब है इसका? समेशन का मतलब एडिशन, यानी कि तुम ये जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स हैं इनको हॉरिजॉन्टली ऐड करोगे तो तुमको बड़ा सा मार्केट डिमांड कर्व मिल जाएगा। हॉरिजॉन्टली यू नीड टू ऐड योर इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स टू गेट मार्केट डिमांड कर्व्स। एक और क्वेश्चन आया था एग्जाम शायद Jan 25 की थी, उसमें क्वेश्चन आ गया है, तुमसे पूछा गया था कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ डिमांड कर्व। पूछा ये गया था कि व्हाट इज अ स्लोप ऑफ अ डिमांड कर्व। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। स्लोप यानी क्या? टैंजेंट। और टैंजेंट मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकली इट इज tan थीटा। tan थीटा मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऑलवेज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपने लिए होता है चेंज इन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में कितना चेंज आ रहा है, दिस इज आर परपेंडिकुलर इन अ ग्राफ। एम आई क्लियर? एंड दिस इज बेस। व्हाट इज बेस? बेस मतलब चेंज इन एक्स एक्सिस। चेंज इन वाई एक्सिस यानी क्या? चेंज इन प्राइस। और चेंज इन एक्स एक्सिस मतलब क्या? चेंज इन क्वांटिटी। और बेटा इसमें इन लोगों ने जो सही आंसर था, मतलब चार ऑप्शन थे, चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस, चेंज इन माइनस चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, या फिर माइनस चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस। तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी माइनस वाले साइन के साथ। क्यों? क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में उल्टा रिलेशन चलता है। एम आई क्लियर? ये लिख लें कहीं, स्लोप ऑफ अ डिमांड कर्व। डेरिवेशन तुमसे कोई नहीं पूछेगा यार, इट्स नॉट अ सब्जेक्टिव एग्जाम। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या होता है? करेक्ट आंसर इज माइनस ऑफ चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय व्हाट? चेंज इन क्वांटिटी। लिख लिया? Now coming on to demand function. बेटा फंक्शनल, ये कौन से पेज पे देके रखे हैं? पेज नंबर 11, ये पहले देके रखे हैं। फंक्शनल या टेक्निकल रिलेशन between demand and factors affecting demand.
डिमांड और डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बीच में जब भी हम रिलेशन स्टडी करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन क्या है? फंक्शनल या टेक्निकल रिलेशन बिटवीन व्हाट? डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। अब यहाँ पे तुमको बहुत सारे फैक्टर्स देके रखे हैं। सबसे पहला है प्राइस ऑफ कमोडिटी। बेटा याद ये रखना है कि जब एक फैक्टर पढ़ते हैं तो बाकी सारे फैक्टर्स को हम कांस्टेंट मानते हैं। When we study one factor, all other factors are assumed to be constant. सबसे पहले फैक्टर के साथ स्टार्ट करते हैं। प्राइस ऑफ कमोडिटी, ये फैक्टर तुम्हें पता है। अब जब मैं एक फैक्टर पढ़ती हूँ तो मैं बाकी सारे फैक्टर्स को क्यों कांस्टेंट रखती हूँ? ये मैं एक दो फैक्टर्स पढ़ाने के बाद बताती हूँ। पहली बात तो ये समझो, डिमांड फंक्शन इज अ फंक्शनल रिलेशन, इट्स नॉट अ मनी रिलेशन। हम रुपए के फॉर्म में रिलेशन स्टडी नहीं कर रहे हैं। हम केवल टेक्निकली ये पढ़ रहे हैं कि रिलेशन पॉजिटिव होगा या रिलेशन नेगेटिव होगा। अगर प्राइस बढ़ती है किसी भी कमोडिटी की, जैसा कि अभी तुमने डिमांड शेड्यूल और कर्व में किया, प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड पर क्या असर होगा? क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। उल्टा रिलेशन चल रहा है, क्योंकि जो जब भी कोई चीज महंगी होगी तो वो शायद तुम्हारी अफोर्डेबिलिटी के बाहर चली जाती है और इसलिए डिमांड हो जाएगी कम। और अगर प्राइस कम हो जाती है किसी चीज की तो डिमांड, उल्टा रिलेशन। एम आई क्लियर विद दिस? कमिंग ऑन टू सेकेंड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं? रिलेटेड गुड्स वो होते हैं जो एक दूसरे के कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। मतलब क्या? अगर कोई एक की प्राइस चेंज होती है तो इसकी वजह से दूसरे की क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होने लग जाती है। मतलब यार, मैं पेन बेचती हूँ मार्केट में, मैंने मेरे पेन की प्राइस चेंज नहीं करी। पहले भी मैं 10 रुपए में बेच रही थी, अभी भी मैं 10 रुपए में ही बेच रही हूँ। लेकिन किसी और गुड की प्राइस चेंज हो गई है, इस वजह से मेरे पेन के डिमांड पे असर पड़ रहा है। तो दिस इज रिलेटेड गुड। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि बताओ बताओ यार, ये टैब है ना, टैब, इसकी प्राइस बढ़ गई तो बताओ फैन की डिमांड पे क्या असर पड़ेगा? कुछ भी नहीं पड़ेगा। रिलेटेड भी है क्या ये? नहीं। लेकिन अगर रिलेटेड गुड है तो एक की प्राइस में चेंज की वजह से दूसरे की डिमांड पे असर पड़ेगा। अब रिलेटेड गुड जो होते हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड हो रहे हैं। एक है सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट क्या होता है? जो एक दूसरे के बदले में यूज किए जाते हैं। इन्हें ऑल्टरनेट गुड्स भी बोला जाता है। ऑल दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर, उन्हें बोला जाता है सब्स्टिट्यूट या ऑल्टरनेट। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड को क्या बोलते हैं? ये एक और नाम से बोले जाते हैं, दीज आर ऑल्सो नोन एज जॉइंट गुड्स। ऐसे सारे गुड्स जो साथ में यूज किए जाते हैं, विच आर यूज टुगेदर। आई विल गिव यू एग्जांपल, यू टेल मी कौन सा कैटेगरी का गुड है। पेन एंड पेंसिल, सब्स्टिट्यूट। बॉल पेन एंड जेल पेन, सब्स्टिट्यूट। पेन एंड इंक, पेन एंड इंक कॉम्प्लीमेंट्री है। मस्टर्ड ऑयल एंड ग्राउंडनट ऑयल, सब्स्टिट्यूट गुड है। ऑयल एंड वेजिटेबल, ऑयल एंड वेजिटेबल आर कॉम्प्लीमेंट्री। शुगर एंड टी, कॉम्प्लीमेंट्री। टी एंड कॉफी, टी शर्ट एंड शर्ट, टी शर्ट एंड शर्ट आर सब्स्टिट्यूट्स। अरे, लेकिन टी शर्ट एंड जीन्स आर कॉम्प्लीमेंट्स। करेक्ट। अब तुम मुझे बताओ, प्राइस बढ़ गई है वाई गुड की। वाई गुड हमारे लिए फैंटा है।
और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एग्स गुड हमारे लिए मिरिंडा है। बताएं, प्राइस बढ़ गई फैंटा की तो मिरिंडा की डिमांड पे क्या असर पड़ेगा? अगर फैंटा महंगी हो जाती है तो मिरिंडा की डिमांड बढ़ जाएगी यार। जो लोग फैंटा खरीद रहे थे वो भी अब फैंटा की जगह क्या खरीदेंगे? मिरिंडा। लेकिन अगर प्राइस कम हो जाती है फैंटा की, फैंटा सस्ती हो गई है, तो मिरिंडा की डिमांड हो जाएगी कम। क्योंकि अगर फैंटा सस्ती हो गई तो लोग मिरिंडा की जगह क्या यूज करने लग जाएंगे? फैंटा। दीज बोथ आर सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर, तो एक दूसरे के बदले में यूज किए जा सकते हैं। तो फाइनली वी कैन कंक्लूड कि सब्स्टिट्यूट गुड का कैसा रिलेशन होता है? पॉजिटिव रिलेशन। एक की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे का डिमांड बढ़ जाएगा, एक की प्राइस कम हुई तो दूसरे का डिमांड कम हो जाएगा। दूसरे टाइप के गुड पे आते हैं, दोज आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, सॉरी, ऑल दोज गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर आर कॉम्प्लीमेंट्री। इस केस में बेटा वाई गुड हमारा रिलेटेड गुड होता है और एक्स गुड जो होता है वो सब्स्टिट्यूट होता है। ठीक है। अगर प्राइस बढ़ जाती है, किसकी प्राइस बढ़ रही है? यहाँ पे अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ब्रेड की प्राइस बढ़ जाती है, तो तुम्हें बताना है बटर की डिमांड पे क्या असर पड़ेगा। ब्रेड की प्राइस बढ़ गई है, बताओ, बटर की डिमांड कम हो जाएगी यार। अगर ब्रेड महंगी हो जाती है तो ब्रेड का कंजम्पशन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, और अगर ब्रेड का कंजम्पशन कम हो गया है तो बटर का डिमांड कम हो जाएगा। मैम हम तो बटर पराठों के साथ भी खाते हैं। ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ठीक है। जब एक चीज चेंज हो रही है तो बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखेंगे। अगर ब्रेड सस्ती हो गई है तो ब्रेड ज्यादा कंज्यूम हो रही है, तो जितना हिस्सा तुम ब्रेड के साथ बटर लेते थे उतने हिस्से का डिमांड ऑफ कोर्स बढ़ जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस और उसकी क्वांटिटी, मतलब अपने गुड की क्वांटिटी डिमांडेड का कैसा रिलेशन चलता है? नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है क्या? तीसरे फैक्टर पे आ जाते हैं। ये मैं इजी वाला ले लेती हूँ, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। बताओ, टेस्ट एंड प्रेफरेंस अगर है इन फेवर ऑफ द कमोडिटी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस है इन फेवर ऑफ द कमोडिटी। अरे तुमको कितनी ही गर्मी पड़ जाए तुमको चाय चाहिए, ठीक है, तुमको अच्छा लगता है चाय पीना, तो बताओ तुम्हारा क्वांटिटी डिमांडेड फेवर में हो या अगेंस्ट में हो? फेवर में हो तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगा। लेकिन तुम्हें चाय पसंद ही नहीं है यार, कितनी ही ठंड पड़ जाए तुमको नहीं भाती चाय, यू डोंट वांट टू हैव इट। टेस्ट एंड प्रेफरेंस फेवर में या अगेंस्ट में? तो ओवरऑल डिमांड हो जाएगी कम। इफ यू डोंट लाइक अ कमोडिटी विल नॉट कंज्यूम इट। पॉजिटिव रिलेशन है विद टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ये शायद तुम्हारे सीक्वेंस में फोर्थ पॉइंट है, राइट? कमिंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, ये शायद तुम्हारे सीक्वेंस में थर्ड पॉइंट है, इनकम ऑफ कंज्यूमर। बेटा हमेशा ध्यान रखना, इनकम दो गुड्स के रिस्पेक्ट में पड़ी जाती है। एक होते हैं नॉर्मल गुड्स और दूसरे होते हैं इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स। बेटा नॉर्मल या रीजनेबल क्वालिटी के गुड्स, डिसेंट क्वालिटी के गुड्स कहे जाते हैं नॉर्मल गुड्स। और लो क्वालिटी गुड्स जो होते हैं, सेकेंड हैंड क्लोथ्स,
या सेकंड हैंड बुक्स, वो सारी चीजें होती हैं इंफीरियर गुड्स। तुम्हारा मॉड्यूल नॉर्मल गुड के एग्जाम्पल में दे रहा है गेहूं और चावल, व्हीट एंड राइस, और इंफीरियर गुड के एग्जाम्पल में दे रहा है ज्वार एंड बाजरा। बेटा सिचुएशंस काफी रिवर्स हैं प्रैक्टिकली टुडे। ज्वार बाजरा लेने जाओगे तो तुमको गेहूं से ज्यादा महंगा मिलेगा। पहले के जमाने में जब हमारी कंट्री में ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं आया था, जब व्हीट एंड राइस का बम्पर प्रोडक्शन हुआ था, इफ यू कैन रिमेम्बर ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s के आसपास, व्हीट एंड राइस का बहुत अच्छा प्रोडक्शन हुआ था HYV सीड्स के कारण। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उससे पहले उससे पहले का सिनेरियो, जब व्हीट एंड राइस लिमिटेड हुआ करता था, तब ऐसी सिचुएशन में पहले के घरों में ज्वार बाजरा की रोटी वॉज वेरी कॉमन। और व्हीट राइस के मतलब व्हीट और राइस तब लिया जाता था जब यार कोई गेस्ट आ रहा है। ओके, so it was considered a luxurious thing to have गेहूं in house. ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद इट इज नो मोर लग्जूरियस। ठीक है, इट इज अ नेसेसिटी टुडे, और हर एक के घर में गेहूं आसानी से मिल जाता है। और अगर तुम बाजरा और ज्वार की कीमतें देखोगे तो वो ज्यादा है, लेकिन तुम्हारी बुक्स अभी भी वही बता रही हैं जो पहले का सिनेरियो था। एम आई क्लियर? दे आर नॉट चेंज्ड इट। तो अभी भी हम लोगों ने इंफीरियर गुड के एग्जाम्पल में ज्वार बाजरा दे के रखा है, और नॉर्मल गुड के एग्जाम्पल में व्हीट और राइस दे के रखा है। तुम तो ये बताओ, इनकम का सिंबल होता है वाई। वाई क्यों दिया? बेटा आई इज द सिंबल फॉर इन्वेस्टमेंट, दैट इज वाई इट्स नॉट आई, इट्स वाई। अगर बताओ इनकम बढ़ जाती है, इनकम बढ़ जाती है, तो तुम नॉर्मल गुड की डिमांड बढ़ा दोगे या कम कर दोगे? इनकम बढ़ जाती है तो नॉर्मल गुड की डिमांड बढ़ जाएगी, और इंफीरियर गुड की डिमांड कम हो जाएगी यार। तुम 50,000 से 1,50,000 रुपए महीना कमाने लग गए हो, अब तुम इंफीरियर गुड कम करते जाओगे और नॉर्मल का कंजम्पशन बढ़ाओगे। लेकिन अगर तुम्हारी इनकम 50,000 से अब 20,000 ही रह जाती है, तो तुम नॉर्मल गुड का डिमांड और इंफीरियर का बढ़ा दोगे। अरे हाँ है ना? नॉर्मल गुड की डिमांड के साथ पॉजिटिव रिलेशन चल रहा है इनकम का, और इंफीरियर गुड की डिमांड के साथ उल्टा रिलेशन चल रहा है इनकम का। एम आई क्लियर? अब मैंने ऐसा क्यों बोला था कि जब एक फैक्टर पढ़ेंगे तो बाकी सब कांस्टेंट रखेंगे? रियल लाइफ में कांस्टेंट होते हैं क्या ये सारे फैक्टर्स? नॉट एट ऑल। नन ऑफ द फैक्टर्स इज एक्चुअली कांस्टेंट। लेकिन हमको ऐसा अज्यूम करना पड़ता है क्योंकि हमें रिलेशन निकालना है। क्या रिलेशन निकालना है? इमेजिन करो मैं तुमको बोलती हूँ डेयरी मिल्क है ना, डेयरी मिल्क 5 रुपए से बढ़ के 8 रुपए की हो गई, इतनी सी। ठीक है, लेकिन 5 स्टार भी इतनी सी 5 रुपए के 8 रुपए की हो गई। किटकैट भी महंगी हो गई। मतलब मैं सारे सब्स्टिट्यूट्स महंगे करते जा रही हूँ, उस बीच तुम्हारी इनकम भी बढ़ गई है। यार अब तुम मुझे बताओ, डेयरी मिल्क का डिमांड बढ़ेगा या कम हो जाएगा? पर मुझे इतनी भाती नहीं है डेयरी मिल्क, इतनी अच्छी नहीं लगती मुझे। बेटा जब मैं ना 2-3 फैक्टर्स एक साथ चेंज कर रही हूँ, तो नाउ इट हैज बिकम डिफिकल्ट फॉर यू टू कमेंट। मतलब मैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी चेंज कर दूं, मैं इनकम भी चेंज कर दूं, मैं सब्स्टिट्यूट का प्राइस भी चेंज कर दूं, मैं प्राइस ऑफ कमोडिटी भी चेंज कर दूं। अरे आप लोग कैसे कमेंट करोगे ना, इतने सारे फैक्टर्स एक साथ रन हो रहे हैं। मैं नहीं कमेंट कर पा रही हूँ कि क्या असर पड़ेगा मेरा क्वांटिटी डिमांडेड पे। इसलिए जब एक फैक्टर चेंज कर रहे हो ना, तो बाकी सबको अज्यूम कर लो कि वो सब चेंज नहीं हो रहे हैं, दे ऑल आर अज्यूम टू बी कांस्टेंट। ठीक है, इसी को बोला जाता है ceteris paribus, all other things assumed to be constant। ठीक है, coming on to next factor, that is future expectations।
फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस भी बोलते हैं कि फ्यूचर में कंज्यूमर क्या सोच रहा है, प्राइस ऑफ कमोडिटी बढ़ेगी या घट जाएगी। अगर तुम्हें लगता है कि फ्यूचर प्राइस जो है, फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएगी, अगर तुम्हें लगता है इन फ्यूचर प्राइसेस आर गोइंग टू इंक्रीज, तो इन दैट केस बताओ, करंट में मेक इट वेरी क्लियर, दिस इज नॉट फ्यूचरिस्टिक चीज। करंट में क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या असर पड़ेगा। यार तुमको पता लगता है कल से पेट्रोल के भाव बढ़ने वाले हैं, तो आज ही फुल टैंक करवाने के लिए लाइन लगा के खड़े हो जाते हो। 2-3 रुपए से ज्यादा का फायदा नहीं कर पाओगे तुम अपना, लेकिन बस संतुष्टि, इसको बोलते हैं सेटिस्फैक्शन। ठीक है, इतने ज्यादा ट्रॉमा में, पसीना में वो क्यों लगा के खड़े रहते हो, कितना ही फुल टैंक करवा लोगे एट द मोस्ट। ओके, मतलब जिस भी दिन अगले दिन से पेट्रोल के भाव बढ़ जाते हैं, उस दिन डिमांड अचानक बढ़ जाएगी पेट्रोल की, सब लोग आज ही फुल टैंक करवाना चाहते हैं। ओके, लेकिन तुम्हें पता लगे कल से पेट्रोल के दाम गिर रहे हैं, तुमको पेट्रोल भरवाना था गाड़ी में, घसीट के ले जा रहे हो रास्ते में कि कल ही भरवाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि कल प्राइस कम होने वाले हैं। ठीक है, कैसा रिलेशन है ये। फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है तो करंट में डिमांड बढ़ जाती है, फ्यूचर में प्राइस गिरने वाली है तो करंट में डिमांड गिर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर, अगला फैक्टर है, ये तो इजी है यार, पॉपुलेशन। ये तो तुम यूं ही बता दो यार, पॉपुलेशन अगर ज्यादा है तो ओवरऑल मार्केट डिमांड ज्यादा, लेकिन अगर पॉपुलेशन कम तो ओवरऑल मार्केट डिमांड कम। कैसा रिलेशन चल रहा है, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन। अरे हाँ है ना, इंडिया बहुत ल्यूक्रेटिव मार्केट है, भारत कंपनीज हमारी कंट्री में आके स्टैब्लिश होना चाहती है। क्यों होना चाहती है? बेटा यहाँ पे भर भर के लोग हैं, भर भर के। इमेजिन तुम कोई ऐसी कंट्री में जाना चाहोगे क्या 10,000 ही पॉपुलेशन है, तुम एज अ बिजनेस पर्सन वहां पे जाके अपने गुड्स बेचना चाहोगे? नॉर्मली नो, अरे मार्केट ही नहीं है यार, लोग तो होने चाहिए ना खरीदने के लिए। ओके, इंडिया ल्यूक्रेटिव मार्केट इसलिए क्योंकि हम 145 करोड़ जनता के साथ बैठे हुए हैं, तो हाँ, विथ फ्री और ऐसे लोग जो डिस्काउंट के पीछे भागते हैं, राइट। मिंत्रा की केस स्टडी आई थी, उसके हिसाब से मतलब पीपल हियर आर डिस्काउंट फ्री, जैसे ही उनको पता लगता है डिस्काउंट सेल आ रही है, नाव भर भर के खरीदी करेंगे वो। ओके, तो दैट इज द क्रेजीनेस दैट इंडियंस हैव फॉर डिस्काउंट्स। ओके, और जैसे आप उसको नॉर्मली प्राइस कर दोगे, डिमांड कम हो जाएगी। ओके, ठीक है। अगला है कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। अब इसमें से मैं सोचती थी कि इसमें से क्वेश्चन नहीं बना सकते, लेकिन इसमें से शायद सितंबर 25 में क्वेश्चन बन गया है। हम्म, मैंने क्वेश्चन तो देखा है, आई थिंक इट वाज सितंबर 25 ओनली। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन बहुत इजी पॉइंट है, मतलब ऐसा कुछ बहुत यूनिक सा क्वेश्चन नहीं बनाया इन लोगों ने, इजी क्वेश्चन ही था। अगर तुम्हारे एरिया में ज्यादा सीनियर सिटीजन हैं, 60 प्लस के लोग,
तो बताओ किस टाइप की चीजों की डिमांड, वहां पे तुम टॉय शॉप खोल के बैठोगे क्या? नहीं, पब खोल लेना ना यार, पब। जाके फिर बताना चलेगा कि नहीं। जहाँ पे कैफे, कॉफी, ये सारी चीजें या पब्स, इन सब का डिमांड बहुत ज्यादा नहीं होगा। किस चीज का डिमांड ज्यादा होगा? करेक्ट। 60+ के लोग, सीनियर सिटीजन्स, डॉक्टर का क्लिनिक चाहिए वहां पे। वहां पे स्पेक्स की शॉप चाहिए, स्पेक्टिकल्स। ठीक है। वहां पे रिलीजियस बुक्स की शॉप चाहिए। अरे हाँ, अब ये सारी चीजें 60+ में चाहिए। अगर तुम्हें लगता है बिलो 1 ईयर वाले बच्चे ज्यादा है किसी पर्टिकुलर एरिया में, छोटे बच्चों का एरिया है, बहुत ज्यादा 1 ईयर के नीचे के लोग हैं, तो बताओ वो किस टाइप का चीज डिमांड करेंगे? उनके पेरेंट्स मतलब। टॉय शॉप होगी वहां पे, बेबी फूड, बेबी क्लोथ्स, राइट? तो फूड, उनके कपड़े, उनके खाने की दुकानें, स्ट्रोलर, ये सारी चीजें अवेलेबल रहेगी। ओके। छोटे बच्चों के फुटवेयर, देयर वुलेन्स, ओके। मतलब they're not proper footwears, by the way. They are more like हाँ, more like socks, I would say. आई थिंक क्वेश्चन यही था कि मतलब अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में स्पेक्स की शॉप है, रिलीजियस बुक्स की शॉप है, व्हील चेयर्स की शॉप है, तो वहां पे किस टाइप के लोग रिसाइड कर रहे हैं? इट इज नॉर्मली सीनियर सिटीजन्स। मतलब कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा था, लेकिन आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इस पॉइंट से कोई क्वेश्चन बना सकते हैं लोग, बट बन गया। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम रह गया। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जगह नहीं है, ब्लैंक पेज तो है ना। अच्छा। क्या यार, नथिंग रॉन्ग विद दैट बाय द वे, राइट? वंस चॉइस। जाकर ने फ्यूचर डिसाइड कर लिया है। बताओ, बस बस, अगर पूरी इकोनॉमी में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो ओवरऑल डिमांड बढ़ेगी या कम हो जाएगी? ना लिसन यार, देयर आर 3 टर्मिनोलॉजीज। तुम्हारे देश का इनकम है 1 लाख करोड़ रुपए, और तुम्हारे देश में 1 करोड़ जनता है, तो सबको लाख रुपए बांट देते हैं। ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। कोई भी इकोनॉमी में कभी भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा हर पर्सन की स्किल और नॉलेज के हिसाब से होगा। ओके। तो अगर यू आर मोर नॉलेजेबल देन मी, तो यू विल गेट अ बेटर पे देन मी, दैट इज वेरी क्लियर। ओके। अब अल्टीमेटली अगर डिस्ट्रीब्यूशन होता है एज पर स्किल एंड नॉलेज, तो उसे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। मतलब अगर तुम सीईओ लेवल पे हो और मैनेजरियल लेवल पे मैं हूं, तो ऑफ कोर्स तुम्हारी सैलरी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू मी, लेकिन गैप इतना बड़ा नहीं होगा कि तुम 1 करोड़ पर डे कमा रहे हो और मैं 1,000 रुपए पर डे भी नहीं कमा रही। इतना बड़ा गैप नहीं रख सकते। एम आई क्लियर? द गैप में बी लाइक दिस कि तुम लाख रुपए पर डे कमा रहे हो और मैं 10,000 रुपए पर डे कमा रही हूँ। दैट कैन बी द गैप विच इज एन एक्सेप्टेबल गैप,
लेकिन तुम 1 करोड़ पर डे कमाते हो और मैं 1000 रुपए पर डे भी नहीं कमा पाती हूँ। इसे बोला जाता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। एम आई क्लियर? रिच एंड पुअर के बीच में गैप आपने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। अनफॉर्चुनेटली आवर कंट्री इज गोइंग थ्रू अ फेज जहाँ पे रिच और पुअर के बीच का गैप बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, क्योंकि आपकी जो नेशनल इनकम ग्रो कर रही है वो मेनली है बिकॉज ऑफ दोस टॉप नॉच पीपल जो टॉप क्लास पे हैं, और आपकी 50% नेशनल इनकम उन्हीं के हाथ में जा रही है। एम आई क्लियर? दिस नाउ रिजल्ट्स इनटू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो डिमांड कम हो जाती है, बढ़ जाएगी? बेटा केवल रिच का ही डिमांड बढ़ पाएगा, मैक्सिमम पॉपुलेशन तो कुछ अफोर्ड ही नहीं कर पा रही है। तो ऐसी सिचुएशन में ओवरऑल डिमांड हो जाएगी, मार्केट की डिमांड, एमडी मतलब मार्केट की डिमांड हो जाएगी क्या? कम। मेरे राइट? और वाईडी का मतलब होता है, वाई का मतलब तुम्हें ऑलरेडी पता है, इनकम, और डी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। तो वाईडी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है? और अगर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो ओवरऑल डिमांड बढ़ जाती है, यानी कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन इसके बीच में, distribution of income and overall market demand. Am I clear? Coming on to next, eighth factor, credit facility. बताओ, अगर तुम्हारे घर के पास जो ग्रोसरी शॉप है वो भैया तुमको बचपन से जानते हैं और तुम उनको बोलते हो ना भैया आज हमको एक चॉकलेट का पैकेट चाहिए, रुपए नहीं है, तो भी वो भैया बोलता है हाँ ले जाओ बाद में दे दूंगी। इस लेवल की पहचान है, मतलब वो तुमको क्रेडिट देने को रेडी हो जाते हैं। तो बताओ ऐसी सिचुएशन में तुम्हारा ओवरऑल डिमांड बढ़ेगा, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा या कम होगा? क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा यार। क्रेडिट मिल रही है कहाँ कहीं पे, तो वहां पे तुम डिमांड बढ़ा लेते हो, लेकिन तुम मॉल में गए, वो तुमको क्रेडिट देता है क्या? हाथों हाथ पैसे चुकाओ बिलिंग काउंटर पे और फिर बाहर जाओ। जहाँ पे क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल वहां पे मार्केट डिमांड या क्वांटिटी डिमांडेड हो जाती है कम। क्लियर है? ठीक है? कैसा रिलेशन है क्रेडिट फैसिलिटी के साथ? पॉजिटिव। जहां पे मिलेगी डिमांड ज्यादा, नहीं मिलेगी डिमांड कम। इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, और अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। कैसा रिलेशन चल रहा है? नेगेटिव रिलेशन, कैसे पता मुझे? एट टाइम्स आते हैं ना एड्स, इलेक्ट्रॉनिक खरीदो 0% ईएमआई पे। 0% मतलब आपसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। 10 लाख का कोई इलेक्ट्रॉनिक तुम खरीद रहे हो, 10 लाख में ही पड़ेगा वो तुमको, अगर तुम इंस्टॉलमेंट में पे करते हो तो भी। ठीक है? तुमसे कोई इंटरेस्ट के नाम पे चार्जेस नहीं लिए जाएंगे फ्यूचर में। तो ऐसी सिचुएशन में तुम्हारी डिमांड बढ़ जाती है जब भी इंटरेस्ट रेट कम होता है तो। लेकिन जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा तुम्हारी डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है? बिफोर आई आस्क यू दीज फैक्टर्स, तुमको 3 इफेक्ट देके रखे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट और वेबलन इफेक्ट। ये शायद टेस्ट एंड प्रेफरेंस वाले पॉइंट के आसपास दिए हुए हैं। पॉइंट नंबर 3 के पास में देखो, उसके नीचे शायद। मिल गया? पेज नंबर बोलो। पेज नंबर 10। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स आ चुका है और आने की प्रोबेबिलिटी स्टिल है। सबसे पहली चीज, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, जस्ट बिकॉज someone else is using it, you also want to use it.
अरे दूसरे लोग शेयर मार्केट में पैसे लगा रहे हैं, उनको देखा देख तुम भी लगाने लग गए। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, इसी को बैंडवेगन इफेक्ट बोलते हैं। वहां पे अंडरलाइन करो, शेयर मार्केट वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। या तो शेयर मार्केट आया एग्जाम में या फिर मॉक टेस्ट पेपर्स में मैंने देखा है। जस्ट बिकॉज मिस्टर एक्स इज इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट, मिस्टर वाई ऑल्सो स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट। ठीक है, तो व्हाट इज दिस काइंड ऑफ इफेक्ट? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट या फिर बैंडवेगन इफेक्ट। ठीक है, आई थिंक एग्जाम का क्वेश्चन ये था। मिस्टर एक्स ने कोई ड्रेस पहनी थी, जिसे देख के मिस्टर वाई, जिसने सेम ड्रेस पहनी थी, वो तुरंत उसे चेंज करने गया। जस्ट बिकॉज कोई चीज इतनी ज्यादा यूज आ रही है और वो कॉमन हो गई है कि तुम उसे यूज नहीं करना चाहते। तुम देख रहे हो कि अरे यार ये वाला टी शर्ट हर कोई दूसरा पर्सन पहने हुए दिखता है यार, ये वाला टी शर्ट नहीं खरीदेंगे। ओके, व्हाट इज दिस? इट इज स्नॉब इफेक्ट। स्नॉब इफेक्ट क्या होता है? जस्ट बिकॉज समवन इज यूजिंग इट, so you don't want to use it. तुम उसका डिमांड नहीं करना चाहते हैं। तो ये है स्नॉब इफेक्ट। और तीसरा इफेक्ट है वेबलिन इफेक्ट। व्हाट इज वेबलिन इफेक्ट? अगर तुम सिर्फ हाईली प्राइस गुड्स की तरफ ही जाना चाहते हो, सिर्फ महंगी चीजें ही चाहिए यार, शॉपकीपर को जाते से पहली चीज ही ये बोलते हो तुम मुंह पे कि अरे जो आपकी दुकान में सबसे महंगी चीज है ना वही दिखाओ। बेटा ये वेबलिन इफेक्ट है। ठीक है, यू वांट टू गो ओनली फॉर हाईली प्राइस थिंग्स, दैट इज व्हाट इज वेबलिन इफेक्ट। रिपीट करो यार सारी चीजें। हाँ जी, बताओ। अगर एकदम महंगी चीज ही खरीदना चाहते हो तुम, दैट इज वेबलिन इफेक्ट। देन जस्ट बिकॉज कोई और यूज कर रहा है तुम उसे यूज नहीं करना चाहते, स्नॉब इफेक्ट। लेकिन जस्ट बिकॉज कोई और वो चीज यूज कर रहा है, तुमको भी अच्छी लगी तो तुमने भी खरीद ली, दैट इज डेमोन्स्ट्रेशन या बैंडवेगन इफेक्ट। एम आई क्लियर? इससे प्रैक्टिकली क्वेश्चंस बना रहे हैं। फाइन। प्राइस बढ़ने पे, अगर अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ गया तो उसका क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाता है। बताओ बेटा पॉजिटिव या नेगेटिव रिलेशन कैसा है? अगर प्राइस बढ़ गई सब्स्टिट्यूट की, तो तुम्हारे गुड का डिमांड बढ़ जाएगा। सब्स्टिट्यूट महंगा तो तुम अपना गुड ज्यादा खरीदोगे। लेकिन सब्स्टिट्यूट सस्ता हो गया तो तुम्हारे गुड का डिमांड कम हो जाएगा। अगर सब्स्टिट्यूट सस्ता हो गया है तो ओके। अगर बताओ टेस्ट एंड प्रेफरेंस है फेवर ऑफ कमोडिटी में, तो डिमांड बढ़ेगी। अगर पॉपुलेशन कम तो डिमांड कम हो जाएगी। फ्यूचर में तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि प्राइसेस बढ़ने वाली है, डिमांड बढ़ जाएगी। अगर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है तो डिमांड बढ़ जाएगी। क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिल रही है तुम्हें, कम हो जाएगी। इंटरेस्ट फैसिलिटी अवेलेबल है, सॉरी इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, कम हो जाएगी। अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो डिमांड कम। अगर पॉपुलेशन कम है तो ओवरऑल डिमांड कम हो जाएगी। अगर फ्यूचर में प्राइस कम होने वाली है तो करंट में डिमांड कम हो जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड महंगे हो गए तो तुम्हारे गुड का डिमांड, ब्रेड एंड बटर में ब्रेड महंगा हो गया है तो बटर का डिमांड कम हो जाएगा। इनकम बढ़ गई तो नॉर्मल गुड की डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन इंफीरियर गुड की डिमांड कम हो जाएगी। एम आई क्लियर विद डिमांड फंक्शन? आगे और पढ़ना है? जा रही हो बेटा?